हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी एंड द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। और फिर उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो जाती है। अब इसके बाद इस पार्ट में हमको पढ़ना है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो एबॉलिश कर दी जाती है और इसके बाद वहाँ पे अब आता है रिपब्लिक। तो यानी कि यहाँ पे जो आज का टॉपिक होगा वो ये होगा कि फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की, फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। देखो, मोनार्की का मतलब क्या होता है, किंग का रोल, और रिपब्लिक में क्या होता है, इसमें देखो कि रिपब्लिक ये होता है कि जो हेड होगा स्टेट का, ठीक है, वो इलेक्ट होकर के आएगा। अब इलेक्ट कैसे होगा ये तो बात की बात है कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा उसका या इनडायरेक्ट होगा। जैसे इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पे जो हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, बट ये तो है कि हेड जो है वो वोट करके आता है। बट जो मोनार्की है इसमें क्या होता है, इसमें जो हेड होता है वो वोट करके नहीं बनता है, यानी वो इलेक्टेड नहीं होता है। तो आई होप आपको मोनार्की और रिपब्लिक में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आते हैं फ्रांस पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पे आ गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यह है कि सिंपली मोनार्क को इसलिए जाना जाता है कि वो उसकी जो इच्छा होती है वो करता है, और फ्रांस में यही लुई 16 कर रहा था। बट जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये हुआ कि मोनार्क जो है उस पर थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब लेजिस्लेटिव अलग है, कानून बनाने वाली संस्था अलग है, और जो बना कानून है उसके अकॉर्डिंग ही मोनार्क रूल करेगा, और वहाँ पे जस्टिस का जो काम है उसके लिए जुडिशियरी अलग कर दी गई थी। ठीक, ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब वहां पे आई थी। बट प्रॉब्लम क्या हुई, लुई 16 जो है वो फ्री पावर इंजॉय करने वाला आदमी था, उसको ये चीजें ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। एक ऐसे समझ लो कि उसको घुटन महसूस हो रही थी। तो उसने क्या किया, जो उसके पड़ोसी स्टेट थे जिसमें प्रशा था, जो आज का जर्मनी है, और ऑस्ट्रिया, यानी कि लुई 16 की ससुराल, मैरी एंटोनेट का देश, तो इन कंट्रीज की उसने हेल्प लिया और कॉन्स्पिरेसी शुरू की। किसके खिलाफ, अपनी ही जनता के खिलाफ, अपने ही सब्जेक्ट के खिलाफ। अच्छा, ये लोग हेल्प क्यों कर रहे थे, क्योंकि इन सब जगह पे भी मोनार्की थी। सिंहासन अगर इसका हिलता तो इन लोगों को भी डर था, इनको भी डर था, इनको भी डर था कि हमारा भी सिंहासन हिलेगा। इवन यही नहीं, ये पूरे यूरोप का हाल था। रसिया में भी यही चीज उस समय, इसके बाद रसिया में ठीक इसीलिए क्रांति हुई। रसिया भी उस समय जो है इसी सब चीज़ों से प्रभावित हो रहा था कि जो उस समय इस तरीके के एम्परर्स हैं, मोनार्क्स हैं, यानी एक हिसाब से जो रूल वहाँ पे है, डिक्टेटर वाला रूल है, वो एबोलिश हो रहा है। जनता अपने अधिकार मांग रही है, और अब जो रूलिंग है वहाँ पे जनता का ज़्यादा डोमिनेशन होने वाला है। तो इसलिए इन सबका सिंहासन हिल रहा था। तो ये लोग इनको सपोर्ट करने को लुई 16 को तैयार थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी तो वहाँ की जो जनता थी, यानी पीपल थे, उनको बहुत सारी आज़ादी मिल गई थी। और तो प्रेस पर से जो है वहाँ से सेंसरशिप हट गई थी, यानी बाकायदा न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे थे, लोग एसोसिएशन बना सकते थे, हर जगह पे पॉलिटिकल सिस्टम पर बात कर सकते थे, यानी इस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे थे। तो वहाँ पे ये चीज़ जो है, जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, ये लोगों को पता चल गई। और जब ये कॉन्स्पिरेसी लोगों को पता चल गई तो लोगों ने सेल्फ आर्मी, यानी जनता की जो सेना होती है वो आर्मी बना करके उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1792 में इनके और इनके अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इनका जो लीडर था उस समय, उसका नाम था जो है रॉबेस्पियरे। तो वार डिक्लेयर कर दिया, और फिर क्या हुआ, लुई 16 को जो है ये इसको होस्टेज कर लिया जाता है, यानी बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में फिर 21 जैन
1793 को इसके ऊपर जो है केस चलता है और फाइनली इसको जो है वो गिलोटिन कर दिया जाता है। यानी वहाँ पे एक हिसाब से जब मृत्युदंड दिया जाता था तो गिलोटिन किया जाता था। गिलोटिन के बारे में आप जान लीजिए, ये एक डॉक्टर गिलोटिन थे जिन्होंने जब किसी को अगर आप लाइफ डेथ देते हैं तो उसकी जो मृत्यु है वो ज़्यादा कष्टकारी ना हो, उसको ज़्यादा पेन ना हो, इसलिए ये उन्होंने गिलोटिन बनाई थी। इससे फांसी पे क्या है, आदमी थोड़ी देर तक तड़पता है, और भी जहर पीने पे ये सब, जैसे सुकरात को जहर पिलाया गया था। तो गिलोटिन में था कि एक ऐसी मशीन जैसी सिस्टम थी जिसमें ऊपर ब्लेड्स लगी थी और ब्लेड सर से ऊपर से गिरती थी और आदमी उसका गला कट जाता था, यानी बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती थी। तो इनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया और ठीक उसके बाद भी जो उनकी वाइफ थी मेरी एंटोनेट, उनके साथ भी यही होता है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हो जाती है और यहाँ पे अब जो है शुरू होता है रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा चेंज किए जाते हैं, इक्वलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो पैसिव सिटीजन थे, ठीक है, पैसिव सिटीजन आपको याद है वोटिंग राइट में, यानी जिनकी इनकम कम थी और 25 ईयर से नीचे थे, और उसमें जो महिलाएं थी, तो 25 ईयर से नीचे वाला तो छोड़ दीजिए, लेकिन महिलाओं को जो है, महिलाएं उसमें उनको वोट देने का राइट नहीं था, और जो है वहाँ पे जिनकी इनकम कम थी उनको वोट देने का राइट नहीं था। तो महिलाओं को तो ज़्यादा राइट नहीं मिले, लेकिन बाकी पैसिव सिटीजन को इसमें वोट देने के राइट्स मिलने लगे और महिलाओं को आज़ादी थोड़ी बहुत यहाँ पे मिलनी शुरू हो गई। इसके अलावा बहुत सारी आज़ादी लोगों को मिली, इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। हाँ, अभी जिस रॉबस्पियरे के नाम आई है रिपब्लिक का, समझ लीजिए उस समय हेड वही बन गया था। इक्वलिटी उसने इस हद तक फैलाई कि इवन फूड जो होता है, फूड भी सबका इक्वल होना चाहिए, खाने में भी लगभग सब में समानता हो, लोग एक ही चीज़ खाएं। वहाँ पे व्हाइट फ्लोर था, यानी जो सबसे महंगा आटा था, उस पर उसने क्या किया, बैन लगा दिया था, जो भी खाएंगे सब खाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये जो रॉबस्पियर होता है ये इतना ज़्यादा रिजिड होता चला जाता है, इतना ज़्यादा क्रूएल होता चला जाता है कि 1793 से 1794, यानी जब इसको भी गिलोटिन किया जाता है, तब तक का जो टाइम है इसको बोलते हैं राइन ऑफ टेरर, यानी आतंक का राज्य। इसमें ये क्या करता है कि जो एक हिसाब से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, उसने सीमित कर दिया उसको केवल कहाँ पे, रिपब्लिक पे। यानी आप जो भी थर्ड विचार रखो वो रिपब्लिक के फेवर में ही होनी चाहिए, रिपब्लिक के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। उन सब मीडिया, न्यूज चैनल, इस सब पे उसने सेंसरशिप लगा दी जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट कोई भी बात करते थे। और रिपब्लिक के अगेंस्ट वाली बात धीरे धीरे इस बात पर आ गई कि ये जैसे यहाँ पे देश में चल रहा है कि मोदी देश नहीं है, ठीक ऐसे वहाँ पे होने लगा कि अब जो है रिपब्लिक के अगेंस्ट आप, यानी आप अगर अब रॉबस्पियरे के अगेंस्ट बात कर रहे हो तो आप रिपब्लिक के अगेंस्ट बात कर रहे हो और सीधे खिलाफ हो, और आपके ऊपर केस चलेगा और आपको फाइनली गिलोटिन कर दिया जाएगा। रॉबस्पियरे ने अपने करीबी से करीबी लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। तो फिर क्या होता है, 1794 में बाद में इसको भी पकड़ करके और इस पर मुकदमा चलता है और इसको गिलोटिन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से राइन ऑफ टेरर जो है यहाँ पे अंत हो जाता है और साथ में यहाँ पे रिपब्लिक का भी खात्मा हो जाता है, यानी रिपब्लिक वाला सिस्टम भी खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे आता है रूल ऑफ डायरेक्टरी। रूल ऑफ डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी का शासन। आपने क्या देखा, देखो बता देते हैं, जब रिवोल्यूशन शुरू हुआ था तो मोनार्क था, मोनार्क के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बाद में रिपब्लिक बना। अब जितनी बार ये चेंज हो रहा है उतनी बार संविधान परिवर्तन हो रहा है, भी जाने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो रहे हैं। इसके बाद में फिर रूल आ गया डायरेक्टरी का, इसके बाद में, जिसमें से एक डायरेक्टर आपका नेपोलियन था जो इतिहास का काफी फेमस कैरेक्टर है। तो 5 डायरेक्टर होते थे और ये होते थे एग्जीक्यूटिव की जगह, यानी जहाँ पे क्या था वो, हाँ रिपब्लिक, ठीक है। तो वहाँ पे जो हेड था वो क्या था, एक एग्जीक्यूटिव ही तो था। तो एग्जीक्यूटिव की जगह ये डायरेक्टर्स बैठते थे और ये नंबर में थे 5। तो इनके बीच में क्या होता था, हमेशा डायरेक्टर और लेजिस्लेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे, हर मामले में लगभग टकराव होने लगे। और ये जो टकराव था इसने वहाँ पे फिर से डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दिया। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे इन सब में
नेपोलियन का राइज होता है और नेपोलियन अकेला डायरेक्टर बन जाता है, अपने को काउंसिल डिक्लेयर कर देता है और फिर धीरे धीरे वो वहाँ का बन जाता है एम्परर। ठीक है, 1804 में। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहाँ से हम चलते हैं वहीं पर आकर के फिर से ये कहानी ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो लोगों ने देखा कि लोगों को कुछ राइट्स मिले इस रिवॉल्यूशन के दौरान, तो उन्होंने उस चीज़ का स्वाद चखा। उनको लगा कि हाँ, क्या चीज़ें गलत थी, क्या सही है, क्या सही हो सकता है, ये सब लोगों ने जाना। जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, यानी लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी की जो बात थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही देन है। तो इस सब चीज़ों को लोगों ने जाना और समझा। हाँ, जब यहाँ पे नेपोलियन की बात आती है तो ये फिर क्या करता है, जिस स्लेवरी को बंद कर दिया था रॉबेस्पियर ने, वो स्लेवरी नेपोलियन फिर से प्रमोट कर देता है। नेपोलियन जो होता है तो जो मिडिल क्लास होता है और बिजनेसमैन होते हैं, मिडिल क्लास और बिजनेसमैन, उनको फिर से प्रमोट करता है। यानी उसके जो रूल्स होते हैं वो ज़्यादातर रिच लोगों के लिए होते हैं। इसके टाइम में फिर से क्या होता है कि जो सबसे लोअर कास्ट होती है उसको उतने ज़्यादा राइट्स मिलने बंद हो जाते हैं, उस तरह के राइट्स नहीं मिलते। स्लेवरी को प्रमोट करने में इसका नेपोलियन का हाथ होता है। लेकिन एक चीज़ होता है, नेपोलियन जब एज ए डिक्टेटर वर्क कर रहा होता है तो नेपाल जो फ्रांस है वो अपनी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा देखता है। लेकिन धीरे धीरे जो नेपोलियन होता है वो एज अ इन्वेडर पावर रिकॉग्नाइज होने लगता है कि ये तो बहुत ही आक्रमणकारी व्यक्ति है, बाहर दूसरे देशों पर आक्रमण करता रहता है। तो जिस तरीके से लोगों के एस्पिरेशंस थे उस तरीके से उन्होंने नेपोलियन को देखा। फाइनली 1815 में नेपोलियन की हो जाती है हार। ठीक है, और इस तरीके से जो है यहाँ पे फिर से ये एम्परर का रूल खत्म हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रिवॉल्यूशन यानी क्रांति के जो अलग अलग प्रभाव थे वो किस पर क्या थे और कैसे पड़े। जैसे कि इसमें देखा जाएगा कि वुमेन जो थी यानी औरतें थी वहाँ की, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका औरतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब वहाँ की जो सामान्य जनता थी वो जब रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही थी तो जो वहाँ की वुमेन थी वो घर के कामकाज और इनकम के सोर्स देखती थी। और इस तरीके से क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो घर की चारदीवारी थी यानी फेंसेस थी उसके वो बाहर आने लगी और वो सोसाइटी में भी उनका धीरे धीरे इंटरफेयर होना शुरू होता है। और इसके बाद में जब सोसाइटी में इंटरफेयर होना शुरू होता है और उस समय क्या होता था कि जो एजुकेशन राइट था वो जो अपर स्टेट वाले लोग थे उनके यहाँ ही मिलता था, बाकी लोगों को एजुकेशन का कोई राइट नहीं था। और अपर एजुकेशन में भी अपर वाले में भी ये था कि थोड़ी बहुत एजुकेशन मिलने के बाद में उनकी मैरिज कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे जब चूंकि ये लोग भी अवेयर हुई तो वहाँ पे इनको भी बहुत ज़्यादा राइट्स मिलने स्टार्ट हो गए। जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश होती है और लोगों को अपने पॉलिटिकल थॉट रखने के राइट्स मिलते हैं तो वुमेन्स के भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको वहाँ पे क्लब कहा जाता था, वो बनने लगते हैं। और वहाँ मतलब और इस तरीके से वुमेन जो होती है वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती है। लेकिन जो उनका वोटिंग राइट होता है वो तो फाइनली जाकर के 1946 में मिलता है। वोटिंग राइट वुमेन को नहीं मिल पाते हैं। काउंसिल, देखो नेपोलियन ने भी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिया वुमेन को, और जब रॉबेस्पियर का वहाँ पे रूल था तो उसने थोड़ा बहुत तो वुमेन को प्लेस दिया, लेकिन ज़्यादा प्लेस उसने भी नहीं दिया। वो भी जो यानी जैकोबिन क्लब का मेंबर था, तो जैकोबिन्स भी वुमेन की फ्रीडम में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि मतलब उनकी महत्ता को समझते थे, उनकी इंपॉर्टेंस को समझते थे, बट ये कहते थे कि इनका इंपॉर्टेंस घर को बनाने में है। ठीक है, बाहर का जो काम है वो कौन देखेगा, मेन देखेंगे। तो इस तरीके से जो है वुमेन का यहाँ पे रोल रहा। और इसके बाद फिर आता है स्लेवरी। तो स्लेवरी के अगेंस्ट भी जो है वो जो कदम उठाए जाते हैं वो बेसिकली जो रिपब्लिक आता है तो रिपब्लिकन्स के टाइम में उठाए जाते हैं। उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारी कॉलोनीज बाहर बन रही थी, जैसे कि ब्रिटेन की बन रही थी, फ्रांस की बन रही थी। तो फ्रांस की जो बहुत सारी कॉलोनीज जो कैरेबियन आइलैंड में थी, कैरेबियन यानी जहाँ से जो वेस्ट इंडियंस आते हैं, आप ऐसे समझ लो, तो वहाँ पे क्या था कि एक तो ये यूरोप से दूर था, तो वहाँ पे वर्कर्स नहीं मिलते थे जो कि वहाँ पे जा कर के काम कर सकें। और यहाँ से यूरोप से जाने के लिए इतनी ज़्यादा दूरी पड़ती थी
तो लोग जाते नहीं थे। अनफेयर कंडीशन, जैसे भाई वहाँ का एटमॉस्फेयर बदल रहा है तो लोग बीमार पड़ेंगे, वर्किंग कंडीशन उनकी ठीक नहीं रहेगी, अगर एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, तो यहाँ से लोग जा नहीं रहे थे। तब तक क्या हुआ, अफ्रीका में लोग जब ये लोग पहुँचे वहाँ पे तो देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर है। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे ट्रायंगुलर स्लेवरी शुरू होती है। ट्रायंगुलर का मतलब क्या, ट्रायंगल जैसा बनेगा। ट्रायंगुलर तो कैसे, जैसे ये फ्रांस है आपका और ये अफ्रीका है और इधर कैरिबियन आइलैंड है। तो फ्रांस में यहाँ से लोग निकलते थे अपनी जहाज़ें लेकर के, यानी पूरा एक उसका व्यापार, एक ट्रेड शुरू हो गया था वहाँ पे। तो यहाँ से लोग निकलते थे अपनी शिप लेके। मार्टिनिक, डोमिंगो, इस तरीके के यहाँ के पोर्ट के नेम थे, और अटलांटिक ओशियन के थ्रू अफ्रीका आते थे। अफ्रीका में लोगों को पकड़ते थे, उनकी ब्रांडिंग करते थे, मतलब जैसे किसी सामान की ब्रांडिंग की जाती है उनकी ब्रांडिंग करते थे, और फिर क्या करते थे, लेकर के यहाँ आते थे और सेल कर देते थे, और वो लोग आकर के यहाँ काम करते थे। इस तरीके से ये ट्रायंगुलर यहाँ पे क्या चलता था, स्लेवरी सिस्टम चलता था। तो जब धीरे धीरे वहाँ पे लोगों को इस फ्रीडम की स्पीच मिली, लोगों ने अपने राइट्स देखा, तो उनको पता चला कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ें हैं। तो रॉबेस्पियर ने लगभग इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन जब नेपोलियन आया तो उसने फिर से स्लेवरी को प्रमोट किया और स्लेवरी वहाँ पे फिर से शुरू हो गई। और ये स्लेवरी जो है वो आपकी बाद में ख़त्म होती है 1848 में जाकर के। तो 1848 में स्लेवरी ख़त्म होती है। 1946 में वुमेन को क्या होता है, वोटिंग राइट मिलती है। तो इस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका फिनिश होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इतना ही था। नहीं, एक चीज़ और है, इतना ही नहीं है, एक हेडिंग इसमें और है जो छूट रही है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी इन क्रांतियों का लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले यही देख सकते हो कि आखिर जो क्रांति के पहले की दशाएं थी उसमें जो ये लोग थे, यानी जो लोग मतलब जैसे जिनकी एवरीडे लाइफ थी, यानी रेगुलर उनका जो रूटीन था वो कैसे उससे इफेक्टेड था, यानी जो पहले का सिस्टम था। ठीक है, तो जब उसको देखोगे तब आप खुद ही जान जाओगे कि आखिर इस क्रांति के बाद लोगों की डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। सबसे पहले तो जो वहाँ पे स्टेट वाला सिस्टम था, यानी अपर लोअर वाला, वो सारा खत्म कर दिया गया। तो अब टैक्स लोड जो था वो नीचे वालों से खत्म हो गया, बेगार सिस्टम का एंड हो गया, स्लेवरी खत्म हो गई। ठीक है, अब इनको किसी फ्यूडल के यहाँ, किसी सामंत या किसी क्लर्कीज के यहाँ काम करने नहीं जाना होता था। ठीक है, इनके ऊपर एक्स्ट्रा जो टैक्स लगाए जाते थे वो सारे टैक्स इनके ख़त्म हो गए। जो वुमेन थी उनको अच्छे खासे राइट मिले। जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर करते थे, यानी जो किसान थे, उनको अच्छा खासा सपोर्ट प्राइस मिलना शुरू हुआ। और जो लैंडलेस लोग थे उनको भी अच्छा वर्क और मतलब अच्छे दिन वर्क के और अच्छी उनको वेजेस मिलनी स्टार्ट हो गई। जो सेंसरशिप थी वो हटा ली गई, यानी न्यूज़पेपर वगैरह पे, यानी जो भी थॉट्स हैं, जो सही चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंच सके। जो अपर स्टेट वाले और जो सेकंड स्टेट वाले सब लोग थे तो उनके जो चीज़ें थी जो सब तक नहीं पहुंच सकती थी, जो सेंसरशिप हटाया गया तो लोगों ने भी देखा कि आखिर ये किस चीज़ का, यहाँ पे ओल्ड रिजाइम की बात करते थे और किस तरीके से ये बर्थ प्रिविलेज लेते थे। तो उन लोगों ने देखा कि ये लोग किस तरीके से उन लोगों के साथ में गलत कर रहे थे। तो इस तरीके से लोग जो थे उन तक भी सही बातें पहुंचने लगी, उनको एजुकेशन राइट मिले। वुमेन्स जो थी उनको भी जो है मेन के बराबर राइट मिलने शुरू हुए। डिवोर्स का राइट उनको भी मिला कि अगर उनके साथ गड़बड़ है तो वो भी डिवोर्स कर सकती है, यानी मैरिज में ऐसा नहीं है कि अब वो बिल्कुल जो है मेन सोसाइटी की एक हिसाब से स्लेव बन के रह जाएंगी। रॉबेस्पियर ने तो अपने टाइम में ये कर दिया था कि उसने जो जितने चर्च थे उन चर्च को ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, सारे चर्च के काम बंद करवा दिए थे रॉबेस्पियर। इसीलिए ना तो उसको राइन ऑफ टेरर कहते हैं। उसने सुधार किया, लेकिन सुधार इस एक्सट्रीम तक कर दिया कि आदमी ऐसे सुधारों से भी परेशान होने लगे थे। ठीक है, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होती है। और देखो, बिसाइड द एग्ज़ाम एंड सिलेबस एंड दिस, यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आपने पर्सनली इससे क्या सीखा,
यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है इससे पर्सनली आपने क्या सीखा। जो क्रांतियाँ पढ़ाई जाती हैं उसका एक मतलब ये भी होता है। बाकी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर मैंने तो इतने उसे पढ़ाया है, अगर आप पूरी वीडियो जो पिछले वाले वीडियो उनको भी जाके आप देखिए, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कोई भी किसी से क्वेश्चन आता है तो आपका वो छूटेगा नहीं। बाकी ये है अभी आप सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, इस पर शेयर करिए इसको, और धीरे धीरे जब यहाँ पे एक अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का भी लाइव सेशन लेकर के आएंगे और फिर चीज़ें बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू।